हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आजकल मेरे टीजीटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने 7 तारीख परसों जो होने वाली उनकी परीक्षा है उसके लिए लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, ईश्वर उनका साथ दे, उनको आशीर्वाद दे और वो सभी मेरे विद्यार्थी सफल हों। आज मैं आपके लिए, चूँकि अब समय नहीं है और थोड़ा सा मेरी भी व्यस्तता रही, तो टेस्ट पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है कि टीजीटी का जो पेपर आपका आना है वो बहुत अधिक हाई स्टैंडर्ड का नहीं आएगा। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ के चलिए, क्योंकि 2000 से लेकर 2016 तक जितने भी टीजीटी हुए हैं, अगर हम टीजीटी के पेपर्स की बात करें तो टीजीटी के पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं। और चूँकि समय भी 2 घंटे का है तो क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट ही आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस शांति रखिए, मस्तिष्क को शांत रखें, फोकस करें, रिवाइज करें जो भी समय आपके पास है उसमें, और ध्यान रखें कि आप प्रश्न के आपकी परीक्षा जो है वह आपके ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा हो रही है। क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ परीक्षा देंगे तो 100% इस परीक्षा को आप पास कर लेंगे। तो टेस्ट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। और मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टेस्ट पेपर को देखने के बाद आपको जितने क्वेश्चन इसमें आंसर पता हैं एग्जैक्ट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और यदि किसी विद्यार्थी के, स्टूडेंट के क्वेश्चन इसमें से कम हो, उसके आंसर कम सही हो, तो वो भी निराश कदापि ना हो, क्योंकि ये पेपर नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि यही 125 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नहीं, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हो सकता है आपको जो याद हों उनमें से क्वेश्चन आ जाए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो तैयारी की है अकॉर्डिंग टू यू पेपर आए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर? ऑप्शन ए 1620, बी 1622, सी 1623 और डी 1632। यानी कि शेक्सपियर साहब के प्लेस का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ? आंसर है आपका सी, यानी कि 1623। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए यूनिवर्सिटी बिट्स? ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं आपके सामने, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस नेस, सी फ्रांसिस बेकन, डी जॉर्ज पील। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांसिस बेकन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following characters does not belong to the famous Shakespearean tragedy Hamlet? इन 4 कैरेक्टर्स में से ऐसा कौन सा पात्र है जो कि शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट में नहीं है? ऑप्शन ए ऑफेलिया, ऑप्शन बी क्लैडियस, सी पोलोनियस और डी कैसियो। तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कैसियो। नाउ द नेक्स्ट वन इज, which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? शेक्सपियर साहब का कौन सा ऐसा वर्क है जिसको कि उन्होंने कहा फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? एंड द ऑप्शंस आर हीरो एंड लैंडर, बी रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, सी वीनस एंड एडोनिस, एंड द डी द कॉमेडी ऑफ एरर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वीनस एंड एडोनिस। Now the next question is question number 5. Which of the following plays is a social satire dealing with the fashion and fraud
ऑफ द डे, यानी कि शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें कि शेक्सपियर साहब ने फैशन एंड थॉट्स जो हैं उस समय के उन पर उस प्ले को लिखा। ऑप्शन है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, सी है लव्स लेबर लॉस्ट और डी है नन ऑफ द एबव। तो भैया इस आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लव्स लेबर लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर ऑक्योर्स इन शेक्सपियर्स। ये जो स्टेटमेंट है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर, ये आखिरकार शेक्सपियर साहब की किस प्ले में लाइन आई है? ऑप्शन आपके सामने है ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड द राइट वन इज ऑप्शन सी, मैकबेथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फोर्टिनब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनब्रास शेक्सपियर साहब के किस प्ले में पात्र आया है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर एंड द राइट वन इज ऑप्शन सी, हैमलेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। शेक्सपियर साहब की एक फेमस कोट है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये शेक्सपियर साहब के किस प्ले से ली गई है? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड दैट, किसने कहा शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नॉट हीरोज, कि शेक्सपियर साहब की कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस होती हैं, हीरोज़ नहीं होते। ये लाइन किसने कही है? बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल और विलियम हेजलेट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन, यानी कि नीचे दी गई ऑप्शन में से आपको सही प्ले को चुनना है। फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, जिसमें से निम्नलिखित लाइन ली गई है। अब लाइन सुनिएगा आप, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ या कैरियोलेनस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द टेम्पेस्ट। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। किस प्लेस से लाइन ली गई है? टेम्पेस्ट से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेली, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेली। ऑप्शन है आपके मैकबेथ, ओथेलो, यागो या पोलोनियस, यानी कि शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा विलेन कैरेक्टर है जो कि बिना किसी मोटिव के ही अपनी विलेनियसनेस दिखाता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि यागो। कौन सा कैरेक्टर साहब? यागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज, शेक्सपियर साहब की सोनेट टोटल कितनी उन्होंने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है 152, 156, 150 या 154 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 154। 13 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर डेडिकेटेड इज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू। शेक्सपियर साहब ने अपनी युवावस्था की पोएम्स वीनस एंड एडोनिस और ल्यूक्रेसी को डेडिकेट किया, तो किसको डेडिकेट किया? द अर्ल ऑफ साउदे, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ सरे या द अर्ल ऑफ सेस्कोनी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर साहब की सोनेट जो हैं वो निम्नलिखित फॉर्म में हैं। कौन सी फॉर्म है? ऑप्शन ए 3 क्वार्टर एंड ए कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, द 6 लाइन स्टेंजास एंड ए कपलेट, two 6 line stanzas and a couplet, none of these and the right answer is option A, 3 quatrain and a couplet. Next question, question number 15, which play of Shakespeare opens with the line, शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले इस लाइन से आरंभ होता है? लाइन सुनिए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो बजने दीजिए। ये लाइन शेक्सपियर साहब के किस प्ले को आरंभ करती हैं?
ऑप्शन द टेम्पेस्ट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मैकबेथ, डी रोमियो एंड जूलियट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन. शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले जो है वो कब प्रोड्यूस हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1597, 1598, 1599, 1596, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1598. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन. शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले लाइन से आरंभ होता है? लाइन सुनिएगा. When shall be there meet again? When shall be there meet again in thunder, lightning or in rain? आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर. ऑप्शन में रखता हूं मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैकबेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप ध्यान रख लीजिए, जब बात आ जाए 3 की तो 3 बिचेस यानी कि मैकबेथ. वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजास ऑफ. शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई लॉन्ग पोएम वीनस एंड एडोनिस जो है वह उसका स्टेंजा फॉर्म क्या है? 4 लाइन्स का, 6 लाइन्स का, 7 लाइन्स का या 9 लाइन्स का, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 लाइन्स. हो सकता है यहाँ ऑप्शन में 6 लाइन की जगह सेस्टेट आ जाए तो भी वो राइट आंसर होगा, यानी 6 लाइन का स्टेंजा सेस्टेट कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट. किसको पोएट्स पोएट कहा जाता है? जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर या टी.एस. इलियट. तो साहब पोएट्स पोएट की संज्ञा जो है वो अंग्रेजी में मात्र एक पोएट को दी जाती है और वो है हमारे एडमंड स्पेंसर साहब. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर. शेक्सपियर साहब की महिला पात्रों में चौथी विच की संज्ञा किसको दी है? फोर्थ विच की संज्ञा किसको दी गई है? लेडी मैकबेथ, गर्ट्रूड, कॉर्डेलिया या डेस्डिमोना, एंड द राइट आंसर इज लेडी मैकबेथ. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन. नीचे लिखे गए ऑप्शंस में कौन सी ऐसी पोएम है जिसका कंपोजिशन जॉन मिल्टन साहब ने नहीं किया है? ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी लेलेग्रो, ऑप्शन सी ट्रू लव, एंड ऑप्शन डी एल्पेंसेरोसो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रू लव. ट्रू लव एक सोनेट है जिसको शेक्सपियर साहब ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. ये लाइन जो दे रखी है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन, Ode on a Grecian Urn by John Keats, and the right answer is On His Blindness by Milton. Now the next question is question number 23. Through which work does Milton intend to justify the ways of God to man? मिल्टन साहब ने किस अपने वर्क से ये बात सिद्ध करने की कोशिश की कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? ऑप्शन ए लिसिडस, ऑप्शन बी पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन सी सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट. तो भैया जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन ये आपकी थीम है शेक्सपियर मिल्टन साहब के द्वारा लिखे गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पैराडाइज लॉस्ट की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. जब मिल्टन साहब अंधे हो गए तो अंधे होने की स्थिति में उन्होंने अपनी कंपैरिजन किसके साथ नहीं की? ऑप्शन ए ब्लाइंड थेमेसिस, ऑप्शन बी ब्लाइंड मेओनकिल्स, ऑप्शन सी टायरेसिस एंड फिनस, ऑप्शन डी लिसिडस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लिसिडस के साथ उन्होंने अंधे होने की कंपैरिजन नहीं की. 25. हु इज ऑफन कॉल्ड एज पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर. भैया किसको पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन गाल्सवर्दी. तो साहब द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहे जाते हैं जॉन मिल्टन साहब. बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत बढ़िया. मैं जितने 25 मैंने क्वेश्चन अभी बताए हैं इन 25 में से मैक्सिमम मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको 25 के आंसर पता हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 26. द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स. फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो है
मिल्टन साहब का वो कंटेन करता है 16 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स, 14 बुक्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 बुक्स। 27 स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सेड ड्रॉप वेप एट कॉम्पिटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन द लाइन आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सेड ड्रॉप वेप एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन, ये लाइन आखिरकार मिल्टन साहब के कौन से वर्क से ली गई है? मतलब ये लाइन किस कैसे ली गई है? डॉन जॉन, पैराडाइज लॉस्ट, डिवाइन कॉमेडी या द फेरी क्वीन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है लाइन भैया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद। मिल्टन साहब पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट जो हैं वो काय के साथ आरंभ करते हैं? लेमेंट के साथ, इन्वोकेशन के साथ, सोलोलिक्यू के साथ या रिफ्रेन के साथ? तो भैया वह ईश्वर की प्रार्थना के साथ, इन्वोकेशन के साथ आरंभ करते हैं पैराडाइज लॉस्ट। तो आंसर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है काय में? फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में? नन ऑफ द अबव। मुझे पता है आपको ये आंसर पता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स। Now the next question is question 30. By what age had Milton became totally blind? मिल्टन साहब आखिरकार किस एज में पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे? 34, 46, 44, 56 एंड द राइट आंसर इज 44 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? मिल्टन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल, यॉर्कशायर, लिवरपूल या लंदन में? तो भैया मिल्टन साहब का जन्म हम सबको पता है कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 32. फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन? किस बुक से ये लाइन ली गई है? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी द प्रेल्यूड, ऑप्शन डी पैराडाइज रीगेन्ड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है लाइन। टू बी वीक इज मिजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन ऑफ क्योरसन। ये लाइन किस से ली गई है? लिसिडस, कोमस, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। भैया दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन ली गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट 34. सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट जिसको की रचना मिल्टन साहब ने की वह क्या है? प्ले है, लॉन्ग पोएम है, मास्क्यू है या लॉन्ग ट्रीटाइज है? तो साहब ऑप्शन ए आपका सही है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? प्ले है, मिल्टन साहब के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. मिल्टन्स पोइट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। ये बात किसने कही कि मिल्टन साहब की पोइट्री जो है वो मिरर है, जिसमें कि राइटर्स का कैरेक्टर जो है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से रिफ्लेक्ट होता है? ये स्टेटमेंट किसने कहा मिल्टन साहब के लिए? वेरिटी, मैकमिलन, पैटिंसन या बुश? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैटिंसन साहब ने ये बात मिल्टन साहब के लिए कही है। ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैस्क्यू रिटन बाय मिल्टन। इनमें से कौन सा ऐसा मैस्क्यू है जिसको कि मिल्टन साहब ने जिसकी रचना की? कॉमस, एरियोपैक्टिका, लिसिडस, नन ऑफ द अबव। एरियोपैक्टिका और लिसिडस पहली बात तो मैस्क्यू नहीं है, ये दोनों वर्क, ये तीनों वर्क मिल्टन साहब के हैं। इसमें कॉमस जो है वह एक मैस्क्यू है जिसकी रचना मिल्टन साहब ने की है। 37 नंबर. जॉन मिल्टन्स मैनिफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वाज। जॉन मिल्टन के साहब के द्वारा लिखी गई ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी जब लिखी गई मिल्टन साहब के द्वारा, तब उस समय उनकी उम्र क्या थी? 24, 21, 26 और 35। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी 21 ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. हु ओवरकम्स बाई फोर्सेज हेथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, द लाइन्स ऑफ क्योरसन। ये पंक्ति किससे ली गई है साहब? हु ओवरकम्स बाई फोर्सेज हेथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो ये लाइन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, वीनस एंड एडोनिस, पैराडाइज लॉस्ट, टिंटन एबे और क्रिस्टेबल। एंड द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। 39 नंबर. लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय चूज। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। लाइफ ऑफ मिल्टन बुक की रचना नीचे दिए गए ऑप्शन जो हैं उनमें से किस राइटर ने लिखी है? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब या जॉन ड्राइडन ने? तो आंसर है आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन साहब, उन्होंने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन बुक। बेन जॉनसन लिख नहीं सकते क्योंकि ये मिल्टन से पूर्व के हैं, ठीक। चार्ल्स लैम्ब और जॉन ड्राइडन ने रचना नहीं की है, तो सैमुअल जॉनसन आपका राइट आंसर है। नाउ द 40 नंबर क्वेश्चन.
The line, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven occurs in. ये पंक्ति जो है, मस्तिष्क अपने स्थान पर है और मस्तिष्क में वो शक्ति होती है कि स्वर्ग को नर्क में और नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकता है। ये लाइन किस वर्क से ली गई है? लिसिडस, पैराडाइज रीगेन्ड, कॉमस या पैराडाइज लॉस्ट? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट। 41 क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। पहली बार लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन किस वर्ष में हुआ? 1798, 1802, 1805, 1789? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1798। और इस बुक के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज का आरंभ हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42, Which of the following poems of Wordsworth has the subtitle Growth of a Poet's Mind? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जिसका कि सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। आपको उस पोएम का नाम बताना है। टिंटन एबे, द प्रेल्यूड, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी या लॉडेमिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच्ड है? विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू ए स्काईलार्क? तो भैया टू ए स्काईलार्क पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की नहीं है, ये मिसमैच्ड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। टू द स्काईलार्क अगर आ जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। नाउ क्वेश्चन 44, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने एक बुक लिखी है, हम सबको पता है, मेमोरियल वर्सेस। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लॉवरी लेप ऑफ बर्थ। ये लाइन उन्होंने किस पोइट के लिए लिखी है, किस राइटर के लिए लिखी है? तो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ डैश बुक। प्रेल्यूड में कितनी बुक हैं भैया? 10, 12, 14, 16 यानी 10, 12, 14, 16? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 14। नेक्स्ट 46 नंबर, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई। एन इवनिंग वॉक पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। 47 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन फ्रॉम? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पंक्ति है, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन जो है वो किस पोएम से ली गई है? इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, सी लूसी, और डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? एंड द राइट आंसर इज इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। इस पोएम से ये लाइन ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सोलिटरी रीपर? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम है द सोलिटरी रीपर। उस पोएम का आपको फॉर्म बताना है। ओड है, लिरिक है, बैलेड है, एलेजी है? तो भैया सोलिटरी रीपर एक लिरिक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 49, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑक्योर? अभी अभी लाइन आई है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इमॉर्टलिटी ओड। या तो वो का नाम करके आएगा या ये नाम आएगा, इमॉर्टलिटी ओड। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट किया है। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्क है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने नहीं लिखा? द थर्ड, द इडियट बॉय, साइमन ली या बियॉन्ड? तो भैया इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बियॉन्ड की रचना विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने नहीं की है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहा है? डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्विंसी या एस टी कॉलरेज? भैया आपका ऑप्शन सी है, डी क्विंसी साहब ने कहा है एवर एंड्योरिंग मैन। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज ए पोएम बाई। द 2 अप्रैल मॉर्निंग पोएम किसके द्वारा लिखी गई? थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ या सिल्विया प्लाथ? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन 53, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ऐसी कौन सी पोएम है जो कि उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, गिल्ट एंड सोरो, द प्रेल्यूड, द एक्सकर्सन, पीटर बेल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द प्रेल्यूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54,
इन विच पोइम वर्ड्सवर्थ राइट, किस पोइम में वर्ड्सवर्थ ने लिखा, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ऑप्शन है द टेबल टर्न, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आई वंडर्ड, lonely as cloud, and the D, a solitary reaper, and the right answer is option A, the table turn. Now the next question is question number 55. Name the poem from which the following words have been quoted. आपको उस पोएम का लाइन नाम बताना है जिसमें से ये लाइन ली गई है। द गुड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टर्बुलेंट ऑफ द सोल। ऑप्शन आपके सामने है, लाइन फिर से सुन लीजिए। द गुड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्रमल्ट ऑफ द सोल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द टेबल टर्न, ओड टू ड्यूटी या लेडोमिया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लेडोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। डैफोडिल्स, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ऑप्शन सी, द फॉरसेकन मैडमैन, ऑप्शन डी, द लास्ट राइड टुगेदर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द। वर्ड्सवर्थ साहब ने अपने जीवन के 50 साल किसके बीच गुजारे। कुंबरलैंड डोल्समैन, एल्फॉक्सटन ब्लेजर्स, हॉक्सहेड कंट्रीमैन, और डी, फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट, एंड द आंसर इज कुंबरलैंड डोल्समैन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ साहब ने अपनी कुछ सबसे अच्छी पोएम किन वर्षों के दौरान लिखी। 1798, 1799, 1798, 1778, 1789, 1788, 1789, 1768, 69, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1798, 99। 59 नंबर, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ साहब की कविताएं जो हैं अधिकतर किस विषय पर होती हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर, सिटी लाइफ के ऊपर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के ऊपर, या रिवॉल्यूशन के ऊपर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 60, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ पहली बार कैसे। 6 पोएम इसमें कॉलेज की थी, 15 वर्ड्सवर्थ की थी, या 10 पोएम्स कॉलेज की थी, 10 वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम्स कॉलेज की थी एंड 15 वर्ड्सवर्थ की थी, या 4 पोएम्स कॉलेज की थी और 19 वर्ड्सवर्थ की थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 4 पोएम्स कॉलेज की थी और 19 वर्ड्सवर्थ साहब की थी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेल्टी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से ऐसा कौन सा वर्क नॉवेल्टी है जिसको कि गाल्सवर्दी साहब ने लिखा। द फ्रीलैंडर्स, जॉकलिन, द फोरसाइट सागा, या नन। तो भैया देखो ये वर्क तो सब किनके हैं, गाल्सवर्दी साहब के, लेकिन जॉकलिन जो है वह नॉवेल्टी है किसके द्वारा लिखा गया, गाल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखा हुआ। क्वेश्चन 62, एज ए ड्रामेटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द। एक ड्रामेटिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी साहब बिलोंग करते हैं रोमांटिक ट्रेडिशन को, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल को, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनरो को, या ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन को। तो आपका ऑप्शन सी सही है बिल्कुल भैया, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनरो। क्वेश्चन 63, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड गाल्सवर्दी राइट। गाल्सवर्दी साहब किस प्रकार के प्ले लिखते हैं साहब। प्रॉब्लम प्लेस, पोइटिक ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा, या किचन सिंक ड्रामा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, प्रॉब्लम प्लेस लिखने वाले राइटर हैं हमारे कौन, गाल्सवर्दी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 64, जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। जॉन गाल्सवर्दी साहब के जो विचार हैं ड्रामास के ऊपर वो किस बुक में पाए जाते हैं। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पैट्रिशियन, मेड इन वेटिंग, या इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 65, कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन। कॉक्सन साहब जो हैं वो किस प्ले के पात्र हैं। जस्टिस, मैकबेथ, एरोपैक्टिका, या एज यू लाइक इट। ऑप्शन ए आपका राइट है, जस्टिस प्ले से लिए गए हैं पात्र कॉक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 आपसे पूछा जा रहा है, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गाल्सवर्दीज प्लेज। मोस्ट गाल्सवर्दी साहब के अधिकतर प्लेस की थीम क्या है। फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, या रोमांस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि गाल्सवर्दी साहब की 3 ट्रिलॉजीज के साथ कनेक्ट नहीं होता है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोरसाइट सागा, ए मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। भैया देखो सिर्फ ए जो है ऑप्शन, यानी कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 3 ट्रिलॉजीज से कनेक्टेड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 68 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जॉन गोल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। गाल्सवर्दी साहब की स्टाइल जो है वो रिमार्केबल है काय के लिए? इट्स स्ट्रेंथ एंड एलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन के लिए, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, या ऑल द अबव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है साहब कि भैया गोल्सवर्दी साहब की स्टाइल जो है स्ट्रेंथ और एलास्टिसिटी के कारण जानी जाती है, इनका पावरफुल स्वीप है, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन के लिए जानी जाती है, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस इनका बहुत खूबसूरत है। तो इन सब के कारण जॉन गोल्सवर्दी साहब की स्टाइल जो है वो रिमार्केबल है। 69 नंबर, गोल्सवर्दी बिलोंग टू। गोल्सवर्दी साहब का संबंध है काय से? 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से, या 19 यानी 19वीं शताब्दी से। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20th सेंचुरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 70। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गोल्सवर्दी साहब की ट्रेजेडीज कहलाती हैं क्या? ट्रेजी कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज, या क्लासिकल ट्रेजेडीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सोशल ट्रेजेडीज। जब इनके प्ले सोशल प्रॉब्लम्स को शो करते हैं तो नेचुरल सी बात इनकी जो प्लेज होंगी वो कैसी होंगी? सोशल ट्रेजेडीज। 71 नंबर, गोल्सवर्दी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। गोल्सवर्दी साहब को नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से आप इसको उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा में मिलेगा। 1912, 1922, 1932, 1942 एंड द राइट आंसर इज 1932। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन, नेम द क्रिटिक्स हु रिमार्क जस्टिस 1910 इज ए कॉमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। किस आलोचक ने कहा कि जस्टिस प्ले गाल्सवर्दी साहब का जो 1910 में आया वह एक कॉमेंट्री है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उस पीरियड के? कोर्ट्स ने, एसी बार्ड ने, ए निकोल्स ने, या स्कैम्प ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसी बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। गाल्सवर्दी साहब ने लोअर क्लास का वर्णन किस प्ले में किया है? कंट्री हाउस में, फोर्साइट सागा में, फ्रेटर्निटी में, या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रेटर्निटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 74, स्ट्राइप ड्रामेटाइजेस। स्ट्राइप में किस चीज़ को ड्रामेटाइज किया गया है? ड्रामा बिटवीन लवर्स एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ए स्ट्राइक, या ए वॉर? तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ए स्ट्राइक। 75 नंबर, विच ऑफ द नॉवेल गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी इज मास्टर पीसेज। गाल्सवर्दी साहब अपने किस नॉवेल को अपना मास्टरपीस कहते हैं? पिजन, फ्लॉवरिंग वाइल्डरनेस, आइलैंड, फेरिसीज, या इंडिया समर ऑफ ए फॉरसाइट? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया समर ऑफ ए फॉरसाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 76, विच इज गोल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। आपको गोल्सवर्दी साहब का फर्स्ट प्ले का नाम बताना है साहब। ऑप्शन ए लॉयल्टीज, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन डी जॉकलिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 77 नंबर, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गोल्सवर्दी। जॉन गोल्सवर्दी का एक वर्क है डार्क फ्लावर, वह क्या है? लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, ए लव नॉवेल है, या कॉमिक प्ले है? तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ए लव नॉवेल है। 78 नंबर, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गोल्सवर्दी वाज। गाल्सवर्दी साहब के पहले सक्सेसफुल नॉवेल का नाम बताना है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, द सिल्वर बॉक्स, या स्ट्राइप? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 79, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए/एन। लिटिल मैन गोल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखा गया क्या है? पोएम है, नॉवेल है, प्ले है, या वन एक्ट प्ले है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी साहब का प्ले स्ट्राइप जो है वो किस विषय को डील करता है? लेबर डिस्प्यूट को, जस्टिस को, वॉर्स को, या क्लास डिस्टिंक्शन को? तो अभी मैंने आपको इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया था कि भैया इसमें एक स्ट्राइक दिखाई गई है। तो स्ट्राइक कब होती है? जब लेबर और कैपिटल के बीच क्या होता है? विवाद होता है। तो नेचुरल सी बात लेबर डिस्प्यूट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 81, पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एंटीपैथी। चार ऑप्शन में आपको बताना है कि एंटीपैथी शब्द जो है उसका अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक, अवॉइडेबल, लाइकिंग, या एवर्सन? तो भैया एंटीपैथी शब्द जो होता है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जब हम किसी को बेहद नापसंद करते हैं तो भैया इसका निगेटिव क्या होगा? लाइकिंग यानी कि पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 82, द अपोजिट वर्ड ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश शब्द का अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वार्न, प्लेज, डिटेन, या एनकरेज? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका
एनकरेज, एनकरेज क्यों है? एडमोनिश जो शब्द है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को फर्मली अप्रूव ना देना, एक तरफ ना देना, और एनकरेज का मतलब क्या होता है? अप्रूव करना, साहस बढ़ाना। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली? मैनली शब्द का आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है साहब। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, फेमिनाइन, एफिमिनेट, मैस्कुलाइन या स्ट्रॉन्ग। तो भैया देखो मैनली शब्द जो है उसका अर्थ होता है दिलेर, वीर। तो नेचुरल सी बात है इसका अपोजिट क्या होगा? एफिमिनेट, यानी कि एफिमिनेट का मतलब क्या होता है? नारी जैसा, महिला जैसा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एफिमिनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन क्वेश्चन 84, द एंटोनिम ऑफ एडवांसेज। एडवांस शब्द का आपको अपोजिट बताना है। फॉलो, सबमिट, डिस्पर्स या रिट्रीट। एडवांस का मतलब क्या होता है? विकास, उन्नति, ठीक है ना। और रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वापस लौटना, पीछे हटना, ठीक। तो नेचुरल सी बात इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 85, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट शब्द का एंटोनिम आपको बताना है साहब। तो इंसॉल्वेंट शब्द जो है, इंसॉल्वेंट का अर्थ आपका होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का अर्थ क्या होता है? दिवालिया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बैंकरप्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिवालिया मतलब होता है उसका वेल्दी, यानी कि धनवान। कहाँ? जो बैंकरप्ट है दिवालिया है, और उसका अपोजिट क्या होगा? वेल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स ऑफ ड्यूबियस। ड्यूबियस शब्द का अर्थ आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। तो जब संदेह की कोई बात होती है तो उसको ड्यूबियस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, डाउटफुल। मीन्स ऑफ रेथ, रेथ यानी कि क्रोध। तो भैया क्रोध यानी कि एंगर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 88, मीन्स ऑफ एम्पल। एम्पल यानी कि पर्याप्त, और पर्याप्त के लिए कौन सा शब्द दिया है? एबंडेंट, यानी कि पर्याप्त। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो एम्बिगुअस शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए क्लियर, डाउटफुल, लार्ज या कॉम्प्लिकेटेड। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, और अस्पष्ट के लिए यहाँ कौन सा शब्द है? डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 90, कॉम्प्लियंस मीन्स। कॉम्प्लियंस शब्द का अर्थ आपको बताना है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइट या ओबीडियंस या वीकनेस। तो ऑप्शन कॉम्प्लियंस का क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ओबीडियंस, आज्ञाकारी। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। और ओबीडियंस का मतलब भी क्या होता है? आज्ञाकारी। चलिए नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही लिखी है। BEGINING ए ऑप्शन, बी ऑप्शन BEGINNING, सी ऑप्शन BEGGINING या डी ऑप्शन BIGINING। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BEGINNING। नेक्स्ट 92 नंबर, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब देखिए हेमरेज शब्द लिखा हुआ है, हेमरेज की आपको, हेमरेज की स्पेलिंग आपको सही बतानी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, HAEMORRHAGE। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब एफिशिएंट, बेटरमेंट, ट्रीटमेंट या एम्प्लॉयड। तो भैया देखो बेटरमेंट जो है अच्छाई के लिए, ट्रीटमेंट भी अच्छाई के लिए, एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो इसमें जो चार ऑप्शन जो हैं उसमें एफिशिएंट शब्द जो है वो सबसे प्रभावी है, यानी पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। एड्रेस शब्द लिखा हुआ है, एड्रेस की राइट स्पेलिंग होती है ADDRESS। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 95, वन हु एब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। एक ऐसा बंदा जो कि एल्कोहल से पूर्ण रूप से मुक्त हो, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? एथीस्ट। या बी ऑप्शन क्लेप्टोमेनिक, सी ऑप्शन टीटोटेलर, ऑप्शन डी टोटलिटेरियन। तो भैया ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, टीटोटेलर। नेक्स्ट 96 नंबर, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगेमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट, ए मैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। सॉरी यहाँ मैप नहीं है, यहाँ नैप होना चाहिए, NAP। ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, यानी कि लंच के बाद हल्की सी झपकी जो है उसको क्या कहा जाता है? आइडियलाइज, बैरियो, सिएस्टा या स्लीप वॉकिंग। भैया सिएस्टा कहा जाता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट 98, एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू, मेरी आंख में चोट लग गई, मैं किसके पास जाऊंगा। ठीक, ऑप्शन देख आपके सामने लिखे हैं, तो भैया अगर मेरी आंख में चोट लगी है तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्यूलिस्ट के पास। ठीक, आई स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्यूलिस्ट। 99 नंबर, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर, एक ऐसा बंदा जो कि अजनबियों के बीच रहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एलियन, यानी कि विदेशी। नेक्स्ट 100 नंबर, द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ ए मेटेरियल आउटलुक एंड इन डिफरेंट इन कल्चर इज, एक ऐसा बंदा जो कि मेटेरियल आउटलुक रखता हो और कल्चर अपनी संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है भैया, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फिलिस्टाइन। नेक्स्ट आपको इसमें ऑप्शन बताते हैं कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज विच ऑल्सो या बीइंग, तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 102, मैनी प्लैनेट्स कैन ग्रो इन वाटर, many plants can grow in water without any soil, dash trends are added as long as sure that above all of necessary, and the right answer is as long as option A, many plants can grow in water without any soil as well as nutrients are added. Next 103, the saturated fat in dairy foods is thought a factor in heart disease, dash it is, to be, they are या as being, तो भैया द saturated fat in dairy foods is throughout a factor is he desire to be, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, if he dash I shall write to him, if he dash I shall write to him कंडीशनल सेंटेंस है, राइटिंग, राइट्स, रोट या राइट, यदि वो मुझे लिखता है तो मैं उसे लिखूंगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज है। नेक्स्ट 105, ही एंड हिज ब्रदर डैश टू द सेम स्कूल, ही एंड हिज ब्रदर डैश टू द सेम स्कूल, गो, गोज, हैव गोइंग या आर गोन, सर आपका बी सही होगा, गोज, ही सॉरी ऑप्शन जो है वो आपका ए सही होगा, ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 106, टू ब्रश अप का अर्थ बताना है आपको। इडियम है साहब टू ब्रश अप, टू रिमूव डस्ट, टू वॉश विद स्टॉप, टू हाइड या टू रिन्यू, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टू रिन्यू। क्वेश्चन नंबर 107, बैड ब्लड मीन्स, बैड ब्लड का अर्थ आपको बताना है, डिसीज या अनफ्रेंडलीनेस या सी अनवेलकम रिलेटिव्स या इम्प्योर ब्लड, तो भैया ऑप्शन बैड ब्लड का होता है ऑप्शन बी, यानी कि अनफ्रेंडलीनेस, इसको दुश्मनी भी कहा जाता है हिंदी में। क्वेश्चन 108, द मीनिंग ऑफ इडियम ए ब्रेन वेव इज, ब्रेन वेव जो इडियम है उसका अर्थ आपको बताना है, ए वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन, सडन इंस्पिरेशन, सी ए बिग फस या डी एन इन्वेंशन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सडन इंस्पिरेशन, अचानक आई हुई प्रेरणा ब्रेन वेव कहलाती है। 109, व्हाट डज द इडियम पेनेलोप वेव मीन्स, पेनेलोप वेव मीडियम जो है उसका अर्थ आपको बताना है, ए कॉम्प्लिकेटेड वेव, ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एन अनएंडिंग वर्क या एन अनएंडिंग लाइफ, तो भैया इसको हिंदी में कहा जाता है द्रौपदी का चीर, जिसका कभी समापन ही ना हो, तब कहा जाता है पेनेलोप वेव, ऐसा वर्क जिसका कोई समापन ना हो। नेक्स्ट 110, रेड लेटर डे मीन्स, आपको रेड लेटर डे का अर्थ बताना है भैया, ए डेंजरस डे, ए रोज डे, एन इम्पॉर्टेंट डे या ए ब्लडी डे, तो भैया ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 15 अगस्त आने वाली है तो 15 अगस्त भारत के लिए क्या है, ये रेड लेटर डे है। नेक्स्ट 111, द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर, ओपन द डोर के लिए आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर, द डोर मे बी ओपन, द डोर इज टू बी ओपन, एंड मुझे पता है आप सबको ये आंसर पता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लेट द डोर बी ओपन। द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग, पैसिव वॉइस में बदलना है इसको साफ, द बाइसिकल नीड्स बीइंग ऑयल्ड, द बाइसिकल नीडेड बीइंग ऑयल्ड, द बाइसिकल नीड्स टू ऑयल्ड या द बाइसिकल नीड बी ऑयल्ड, आप सबको इसका आंसर पता है भाई, ऑप्शन सी द बाइसिकल नीड्स बी ऑयल्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग, मुझे पता है बहुत अच्छी तैयारी है आप सबकी, पूरी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। शी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक,
शी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, पैसिव वॉइस में बदलना है। द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक, द डॉग वाज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक, द डॉग इज टेकन फॉर ए वॉक, या द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक। 114, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, पैसिव वॉइस में बदलना है। दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, द हाउस हैज नॉट बीन सोल्ड, द हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड, द हाउस वाज नॉट सोल्ड, द हाउस इज नॉट सोल्ड। हम सबको इसका आंसर पता है, द हाउस हैज नॉट बीन सोल्ड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 115, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, पैसिव वॉइस में बदलना है। किसी ने मेरी जेब काट ली, पैसिव वॉइस में बदलिए। माई पॉकेट वाज पिक्ड, माई पॉकेट वाज पिक्ड बाई समवन, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, मैंने उससे कहा क्या तुम मेरा नाम जानते हो। भैया बदल दीजिए इसको है इनडायरेक्ट नरेशन में। आई आस्क हिम डू यू नो माई नेम, आई आस्क हिम इफ माई नेम वाज नोन टू हिम, आई टोल्ड हिम वेदर ही न्यू माई नेम, या आई आस्क्ड हिम if he knew my name, and the right answer is option D, I asked him if he knew my name। पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, परीक्षा आप पास आउट करेंगे 100%। धैर्य रखिएगा, मस्तिष्क को कूल रखिएगा। 117, he said to him please wait here till I return, option A, he requested him that wait till I return, B, he urged him that he wait till he returns, option C, he requested him whether he should wait till he returns, option D, he requested him to wait there till he returned, option D आपका राइट आंसर है, he requested him to wait there till he returned। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं। 118, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स, the doctor said to me don't eat sweet things, option A, the doctor advised me to eat not sweet things, B, the doctor requested me not to eat sweet things, C, the doctor requested me that I may not eat sweet things, D, the doctor advised me not to eat sweet things, and the right answer is option D, right answer आपका क्या है, option D, the doctor advised me not to eat sweet things। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, बहुत अब खत्म होने वाले हैं भैया, बिल्कुल पास आ गए हम लोग, लास्ट में चल रहे हैं। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी, सी आस्क्ड मी व्हाट कैन सी डू फॉर मी, ऑप्शन सी टोल्ड मी व्हाट सी कैन डू फॉर मी, ऑप्शन डी नन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 120, I have bought a house, he said, I have bought a house, he said, indirect narration में चेंज करिए। He said that he had bought a house, he said that he has bought a house, he said that he bought a house, he said that he would buy a house, and the right answer is option A, he said that he had bought a house। Question number 121, which of the following is not a non-fictional genre, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन फिक्शनल genre नहीं है, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांस, मेमोयर्स, एंड द राइट आंसर इज रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, नीचे लिखे गए इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ड्रामा के अंतर्गत नहीं आता है। स्टेज क्राफ्ट, भैया ड्रामा है तो स्टेज होगी। फीडबैक, कैरेक्टर, डायलॉग, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, ए डीपनिंग साइलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस, अगर आपके सामने ये लाइन बोल दी जाए डीपनिंग साइलेंस, तो भैया ये किस लिटरेरी डिवाइस की एग्जाम्पल है, मेटाफर की, सिमली की, ओनोमेटोपोइया या ऑक्सीमोरन। तो भैया डीपनिंग भी है यानी बहरा कर देने वाला, और भैया साइलेंस भी है, तो टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर एंड द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट, अगर हम बैलेट मीटर की बात करें तो ट्रेडिशनल तौर पर बैलेट मीटर में कितनी लाइन्स हुआ करती हैं, 3, 4, 6, 8, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 8। 125, द मीनिंग ऑफ वर्ड हमार्तिया इज, हमार्तिया शब्द ग्रीक शब्द है भैया, पोइटिक्स में इसका वर्णन किया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है, फैटल फ्लो, डिस्कवरी, इमोशन या इविल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फैटल फ्लो।
तो इस प्रकार से मैंने आपको आज ये टेस्ट पेपर दिया है 125 क्वेश्चन जो आपके टीजीटी में आने हैं, उसी के आधार पर पूर्ण आशा है मुझे इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की पूर्ण संभावना है। और मैंने ये इसलिए भी दिया है जिससे कि आप लोग थोड़ी सी अपनी तैयारी जो आपकी है उसका अंदाज़ा लगा सकें कि अब वो किस स्थिति में है। बस मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी पूर्ण मेहनत के साथ इस परीक्षा में पास आउट हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।